यहाँ पे देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट वीडियो बना रहे हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है पीछे का, एक बार आप समझ ले कि आर्टिकल 14 में दो शब्द हैं, एक विधि के समक्ष क्षमता, एक विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष क्षमता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में है सभी को सभी को कानून के सामने सेम माना जाता है। अब विधियों का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका से लिया गया है। बीपीएससी में पूछा हुआ भी था। फिर आर्टिकल 21 आते हैं, तो इसमें भी दो शब्द का प्रयोग होता है। इसमें भी दो शब्द का प्रयोग होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि जापान से लिया गया है, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद इसमें एक शब्द और जोड़ा गया, एक सम्यक विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ से किससे क्या लिया गया, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन से, संरक्षण वाला शब्द याद रखना अमेरिका से, संरक्षण तो अमेरिका ही करेगा। और विधि प्रक्रिया यहाँ पे सम्यक विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी लिया गया है अमेरिका से। लेकिन प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाई लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया है जापान से। पान खा के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है। विधि के समक्ष समता क्या है, एक नकारात्मक विचार है। लेकिन विधियों का समान संरक्षण क्या है, एक सकारात्मक है। जो विधि की समक्ष समता होता है जिसमें विशेषाधिकार का क्या होता है, अभाव होता है, और ये ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन विधियों का जो समान संरक्षण है वह सकारात्मक है। इसमें क्या होता है कि सेम सिचुएशन में सेम व्यवहार करते हैं, और ये अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद आपको याद रखना यहाँ पे कि कुछ ऐसे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। जैसे 15, 16, 19, 29, 30। 15 में क्या है, एजुकेशन देते समय भेदभाव नहीं होगा, या कोई भी और जगह में भेदभाव नहीं होगा, ये याद आ रहा है। 16 में क्या है, 16 में क्या है, जॉब, तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त है मौलिक अधिकार, जॉब पाना, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए भारतीयों के साथ, तो ये केवल अधिकार भारतीयों को प्राप्त है। 19 में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, तो ये केवल भारतीयों को बोलने की जो स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को है। 29-30 में क्या है, अल्पसंख्यक को अधिकार, तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, बाहरी विदेशी को नहीं। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। आर्टिकल 19 बहुत बड़ा है। इसको हम लोग, इसमें 6 अधिकार दिया हुआ है। पहले 7 था, लेकिन अभी क्या है, 6 है। पहले 7 था, लेकिन अभी क्या है, 6 है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ये आता है 19 से क्या 22 तक में। 19 में का ट्रिक है पूरा, 19 का ये आर्टिकल याद हो जाएगा। इसका ट्रिक है, बॉस संग गया, बस संपत्ति का व्यापार किया। बॉस संग गया, बस संपत्ति का व्यापार किया। आर्टिकल 91A, वो से क्या हो जाएगा, बोलने की आज़ादी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। से क्या हो जाएगा, 19 एक भी, संघ बनाने शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की आज़ादी। फिर संघ से क्या हो जाएगा, 91C में, संघ बनाने या फिर समिति बनाने की, या सलाहकार समिति, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। गया से क्या हो गया, आया और गया, तो 91D, मतलब कहीं भी भारत के अंदर आने और जाने का अधिकार है। फिर से ये तो होगी। ठीक है, और याद रखना कि बस से क्या होगा, कहीं भी अपना बसने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 19(1)(e) में है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि व्यापार से क्या होगा, तो 19(1)(6) में है, कोई भी व्यापार, रोजगार करने का अधिकार। तो रोजगार करने का अधिकार भी क्या मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर क्या है, शामिल है। और एक चीज़ बड़ी भयानक कन्फ्यूजन होता है बच्चा को ये कन्फ्यूजन होता है 19(1)(f) से। याद रखेंगे ये जो ट्रिक है, तो 19(1)(f) में संपत्ति वाला दिया हुआ है। एफ में क्या किया गया, 19(1)(f) को
44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 19(1)(f) और 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रहेगा, फिर से बताते रहे हैं। ट्रिक है, बॉस संग गया, बस संपत्ति का व्यापार किया। बॉस संग गया और बस का और संपत्ति का क्या व्यापार किया। बो से बोलने की जाती, स से सभा करने की जाती, संघ से संघ बनाने की जाती, इसी में सहकारी समिति भी है। फिर से बस से वैसे गया से कहीं भी आया जाने के अधिकार, बस से बसने के अधिकारी, संपत्ति से संपत्ति की अधिकारी, व्यापार से व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 19 हो गया। अब जो आर्टिकल 19(1)(a) है, इसमें दिया हुआ है, आपको इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, बोलने का, अपने विचार को रखने का आज़ादी। तो बोलने की आज़ादी में ना बहुत चीज़ शामिल किया गया। प्रेस का अधिकार, व्यावसायिक विज्ञापन, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। ठीक है, लेकिन 19(1)(2) में ही, भले 19(2) में ही क्या दिया हुआ है, 19(2) में ये जो जितना भी 19(1) में तो 6 वो आर्टिकल दिए ही हुआ है, पहले 7 अब 6 है। लेकिन 19(2) में क्या है कि आपको ये जो बोलने की आज़ादी है ना, इस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। राज्य की सुरक्षा के मामले में, संप्रभुता और अखंडता के मामले में, लोक व्यवस्था के मामले में, न्यायालय की अवमानना पे, विदेशी देशों के साथ मित्रता संबंध खराब न हो, इस आधार पे। आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। इसको भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसमें क्या क्या अधिकार शामिल है सम्मेलन में शांतिपूर्ण करने में। शांतिपूर्ण एकत्र होना, बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हो, सार्वजनिक भूमि पे कर सकते हो, प्रदर्शन व जुलूस निकालने का अधिकार है। लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है सम्मेलन में, याद रहेगा। 19(3) में क्या है कि 19(1)(b) के ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा है वही लिखा हुआ है। जैसे कि जो सम्मेलन करने का जो अधिकार है, आज़ादी, तो याद रखिए कि जो आपका ये है 19(1)(b), इस पे बहुत सारा क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने पर भी आपको कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। कब? जब आपके देश का अखंडता संप्रभुता खतरे में हो, लोक व्यवस्था खतरे में हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर आपको दे दिया जा सकता सम्मेलन करने का, भले ही आपका क्या है मौलिक अधिकार भी क्यों ना हो। ठीक है, 19(1)(c) भी इम्पोर्टेंट है। इसमें संघ बनाने का आज़ादी है, ट्रेड यूनियन बनाने का आज़ादी है, सहकारी समिति से संबंधित है। तो ये सब दिया है कौन कौन सा अधिकार है। सहकारी समिति से संबंधित 97वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, 11 में, तो 243 ऐसे कुछ करके आर्टिकल भी जोड़ा गया था। अच्छा, संघ किस तरीके का बना सकते हैं? राजनीतिक दल बना सकते, कंपनी बना सकते, समिति बना सकते, साझा फॉर्म, संगठन, ट्रेड यूनियन। तो इसे पूछ सकता है ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार किस में है, तो 91(c) में है। ठीक है, और 19(4) में क्या लिखा है, इस पर भी प्रतिबंध लग सकता है इन आधार पे। ट्रेड यूनियन को कौन सा गारंटीड अधिकार नहीं है, तो याद रखेंगे राइट टू स्ट्राइक, राइट टू बार्गेनिंग, राइट टू लॉकआउट। ये ट्रेड यूनियन को आधिकारिक अधिकार नहीं है। राइट टू स्ट्राइक, राइट टू बार्गेनिंग, राइट टू लॉकआउट। 19(1)(d) है, कहीं पर भी घूमने फिरने का जो आज़ादी है वह दिया हुआ है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य कहीं पर भी जा सकते हैं। आपको याद रखना है कि अगर बोले कि भारत के अंदर घूमने का आज़ादी किस आर्टिकल में, तो 19(1)(d) में। लेकिन भारत के बाहर घूमने की आज़ादी किस में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 21 में। बाहर किस में घूमने का आज़ादी दिया है, तो अनुच्छेद 21 में। लेकिन अंदर में तो आर्टिकल 91(d) में। ठीक है, फिर अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 में दिया है, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएगा
कि अगर मान लीजिए आपने अपराध किया, तो इस अपराध कर लिए तो आपको आप दोष सिद्धि से क्या संरक्षण मिलेगा। तो इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमेशा बच्चा भूलता है। इसका ट्रिक बना लो LJI, LJI बना लो या LDI बना लो। LDI, L मतलब 20(1) में लिखा है, L मतलब लॉ, तो इसमें 20(1) में लिखा है ऐसा जो किसी को सजा मिलेगा तो नए लॉ के अनुसार ही मिलेगा, पुराने लॉ के अनुसार नहीं मिल सकता है। जे से नो डबल जियोपार्डी, मतलब किसी यानी कि 20(2) में लिखा है नो डबल जियोपार्डी के बारे में, एक आदमी को दोहरी सजा नहीं दे सकते। आई से लिखा है 20(3) में कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण। स्वयं के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते, इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो ये LDI या LJI, L मतलब लॉ, D या J मतलब डबल जियोपार्डी, और फिर I मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, लेकिन तो ये तीनों अधिकार मिला 20 में, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो निवारक निरोध कानून होता है और सिविल कानून होता है, उसमें जो आपका ये अधिकार है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार, दोनों बोल सकते हैं इसको। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना, इसमें बोला गया है कि किसी व्यक्ति को या प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से प्राण या दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। मतलब किसी आदमी का प्राण या फिर दैहिक स्वतंत्रता हुआ, वह वंचित हो सकता है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही। प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो जापान से लिए थे, ये बात लिखा था। ठीक है, लेकिन क्या किया न्यायपालिका ने, समय समय पर क्या किया, अनुच्छेद 21 का विस्तार से व्याख्या किया, इसका दायरा बढ़ाया। AK गोपालन मामला आया 1950 में। इसमें गोपालन में याद रखना है, AK गोपालन मामला में कि आर्टिकल 21 का संकीर्ण व्याख्या किया न्यायपालिका ने। इसमें बोला कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर सुरक्षा केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध, विधि की तर्कसंगतता और न्यायपूर्णता का प्रश्न नहीं, दैहिक स्वतंत्रता की संकीर्ण व्याख्या किया। पहला लाइन सुने तो देखो, मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका जो है ना AK गोपालन मामला में आपको जो ये आर्टिकल 21 का है संकीर्ण व्याख्या किया गया, ये पहला बात क्लियर। इसमें बोला था कि केवल इसमें यह देखा जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का फॉलो हो रहा है कि नहीं। अमेरिका में जो बोला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना, सॉरी, जापान वाला विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। उसके बाद कुछ भी कानून गलत हो, लेकिन वह जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही अगर वो कानून बना है, भले गलत हो या अच्छा हो, उससे मतलब नहीं है। फिर बोला कि इसमें सुरक्षा केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध ही होगा, विधायिका के नहीं। तो ये संकीर्ण व्याख्या था गोपालन मामला में, AK गोपालन मामला में। लेकिन फिर मेनका गांधी मामला आया 1978। यहाँ से मामला जो क्या है आर्टिकल 21 का, आपको एक जो व्याख्या है थोड़ा ब्रॉड लेवल पे करना शुरू हुआ। तो पहली बार बृहद व्याख्या हुई आर्टिकल 21 का आपको इसी मेनका गांधी मामले में। ठीक है, इसमें बोला गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तर्कसंगत व न्यायपूर्ण होनी चाहिए, मनमानी नहीं। इसमें बोला, पहले तो बोला विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बस हो गया, लेकिन इसमें बोला कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो ठीक है, लेकिन उसका कुछ तर्कसंगत होना चाहिए, सही होना चाहिए, मनमानी नहीं। ठीक है,
इसी कारण क्या किया गया मेनका गांधी मामले में, इसके तहत जजमेंट के तहत आर्टिकल 21 में अमेरिका में एक सिद्धांत है विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, इसको शामिल कर दिया गया। अब इस वाले भाषा को शामिल कर दिया गया आर्टिकल 21 में। मतलब पहले था कि सिर्फ कानून विधि से बना है कि नहीं ये बता था, लेकिन अब जो है इसमें बताया गया कानून विधि से बना वो ठीक है, लेकिन कानून को सही भी होना चाहिए, तो विधि की सम्यक प्रक्रिया, इस वाले सिद्धांत को भी लागू कर दिया गया। इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यही बात है, मेनका गांधी के समय आर्टिकल 21 का बृहद व्याख्या होना सबसे पहली बार शुरू हुआ। और क्या था मेनका गांधी मामले में, फिर बोला गया कि अब जो सुरक्षा है केवल कार्यपालिका की मनमानी के विरुद्ध ही नहीं, विधायिका की मनमानी के विरुद्ध भी आपको सुरक्षा मिलेगा। जीवन जीने का अधिकार, एक दैहिक स्वतंत्रता एक विधिक संकल्पना है, इसमें माना इसमें बहुत सारे अधिकार को क्या किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस स्लाइड में देखेंगे कि मेनका गांधी मामले के बाद हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में क्या क्या परिवर्तन आया। तो संविधान में पहले आर्टिकल 21 में ये शब्द था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि जापान का था, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये सब था। इसमें क्या है कि इसमें जो बात लिखा था केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा मिलता था, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है कि नहीं सिर्फ ये देखा जाता था। लेकिन फिर क्या है, न्यायपालिका ने 1978 में अनुच्छेद 21 का मेनका गांधी मामले में बदलाव किया और सुना बढ़िया से, इसमें सब जोड़ दिया गया विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया, अमेरिकी सिद्धांत जो कि अमेरिका से लिया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला शब्द जोड़ दिया गया। इसमें बोल दिया गया कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा मिलेगा। ठीक है, तो पहले जापान वाला प्रक्रिया था, लेकिन अब जापान वाला प्रक्रिया के साथ साथ आर्टिकल 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया अमेरिकी सिद्धांत भी जोड़ दिया गया। इसी कारण पहला स्लाइड वहीं से चालू किए थे, चलो दिखा भी दे रहे हैं। और यहाँ देखो जिस तरीके से आर्टिकल 14 में 2 बात लिखा है, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, इसी तरीके से आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और सम्यक विधि की प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। ठीक है, फिर जो है आपको आर्टिकल 21 का अलग अलग मामले में अलग अलग इसका व्याख्या किया गया और इसका दायरा क्या किया गया, बढ़ाया गया। जैसे सतवंशीन मामला, इसमें किसके तहत क्या किया गया, विदेश यात्रा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ऐसे याद कर सकते हो कि संत जो है संत सीन वो कहाँ गए, विदेश गए। फिर शीला बारस मामला, शीला मामला में क्या किया गया, हिरासत में प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपको जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो कैसे याद करोगे, शीला को हिरासत में लिया। हुसैन आरा खातून, ये बिहार से संबंधित है, इसमें स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, किसी भी मामले को सुनने के लिए तुरंत जजमेंट देना चाहिए, इसको शामिल कर दिया गया आपको क्या चीज़ है, हुसैन आरा खातून के माध्यम से। फिर एच हंस कोर्ट, इसमें मुफ्त कानूनी सहायता का भी अधिकार क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। तो कैसे याद रखोगे, कोर्ट, इसके नाम में एक कोर्ट, तो कोर्ट से मुफ्त सहायता। फिर के.एस. पुट्टुस्वामी, इसमें निजता को अधिकार को भी क्या किया गया, मुत्थुस्वामी निजता, इसे याद कर सकते हो कि निजता के अधिकार को भी आर्टिकल 21 के अंदर जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो संत कहाँ गए, विदेश, शीला कहाँ, हिरासत में, हुसैन क्या, स्पीडी ट्रायल, कोर्ट क्या, मुफ्त विधिक सहायता, मुत्थुस्वामी निजता का अधिकार। ठीक है, अब अनुच्छेद 21A, इसकी बात देखते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 21A को 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। डीपीएसपी जो है, इसको इधर आते हैं, पहले 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से हमारे संविधान में 4 जगह बदलाव किया गया। एक तो आपको फंडामेंटल राइट में, एक आपका डीपीएसपी में, और एक आपका मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य यही है, और एक अधिनियम बनाया गया।
सबसे पहली बात देखते हैं कि फंडामेंटल राइट में 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ। आर्टिकल 21 में ए जोड़ दिया। तो आर्टिकल 21 ए क्या है, मौलिक अधिकार वाले भाग में यह अनुच्छेद जोड़ा गया। अब शिक्षा को भी क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। उसी तरीके से अनुच्छेद 45 डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी में शब्द बदला गया। इसमें बोला गया कि राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शुरुआती देखभाल शिक्षा उपलब्ध कराएगा। फिर मौलिक कर्तव्य में आए तो इसमें 6 से 14 का बनाएगा मौलिक कर्तव्य में कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाना गार्जियन का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। फिर 2009 में एक अधिनियम आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको 2010 में पारित किया गया। एक बार फिर से देखते हैं 6वां संविधान संशोधन अधिनियम को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 3 बात जोड़ा गया संविधान में। आर्टिकल 21 ए में क्या किया गया, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया और बोला गया कि राज्य जो है 6 से 14 साल, इसमें लिमिट है, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। फिर आर्टिकल 45 जोड़ा गया डीपीएसपी में। इसमें 86वां द्वारा कोई आर्टिकल नहीं जोड़ा गया, जबकि डीपीएसपी जो अनुच्छेद 45 में था इसकी विषय वस्तु बदली गई, इसमें शब्द बदला गया। जबकि इसमें क्या कि कहा गया कि इसमें क्या कहा गया कि इसमें बोला गया था कि बचपन की देखभाल या विद्यालय पूर्व 3 से 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था राज करेगा, ठीक है ना। और जबकि पहले अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया था, ये वाला, लेकिन फिर क्या किया गया बाद में, ये वाला कि 6 से 14 साल के बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा राज्य। तो पूर्व विद्यालय की बात करता था पहले, लेकिन अब दोनों में 6 से 14 है, डीपीएसपी में भी फंडामेंटल राइट में भी। और नहीं 6 राज्य, जबकि पहले ये व्यवस्था था, पहले ये व्यवस्था था 6 से 14, लेकिन डीपीएसपी में अब क्या कर दिया, 3 से 6 साल के बच्चों का शिक्षा विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार है राज्य का। 6 से 14 मौलिक अधिकार बना दिया और 3 से 6 शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये डीपीएसपी में जोड़ दिया गया। होता है कभी कन्फ्यूजन। फिर 51वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें भी 6 से 14 जोड़ा गया, सेम मौलिक अधिकार की तरह कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य है। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पारित हुआ 2009 में, लेकिन लागू हुआ 2010 में, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 से ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित 2 जजमेंट आपको याद रखना है, एक मोहनी जैन मामला, एक उन्नत कृष्णा स्वामी मामला। मोहनी जैन, तो जैन वाले मामला में बोला था कि किसी भी स्तर की शिक्षा मौलिक अधिकार होगी, इसमें व्यावसायिक शिक्षा भी होगी। तो इसमें बोला कि हर एक प्रकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार है। अब लेकिन फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्याय बदला और व्यवहारिक उपाय अपनाया। सरकार सभी प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार कैसे बनवा सकती है, क्योंकि अभी भारत के पास उतना संसाधन नहीं है कि व्यावसायिक शिक्षा दे। इसी कारण व्यवहारिक रुख अपनाते हुए उन्नी कृष्ण स्वामी मामला में बोला कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो इसमें बोला केवल प्राइमरी एजुकेशन को ही मौलिक अधिकार माना गया उन्नी कृष्ण स्वामी में, जबकि मोहनी जैन में व्यावसायिक शिक्षा भी किसी भी स्तर पे पीजी यूजी सब शिक्षा मिलना चाहिए क्या, मौलिक अधिकार के रूप में। जबकि उन्नी कृष्ण स्वामी में बोला गया कि प्राथमिक शिक्षा केवल मौलिक अधिकार है, 6 से 14 वाला, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखेंगे, जैन में बोला था सभी स्तर पे है, कृष्णा बोला केवल प्राथमिक स्तर पे। तो ये दोनों मामला किससे है, घटना चक्र में प्रश्न भी है, मोहनी जैन उन्नी कृष्णा स्वामी मामला शिक्षा के अधिकार से। आर्टिकल 22 आते हैं जो बहुत फेमस है, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं 20 से, आर्टिकल 22 में। भाई 20 से कंफ्यूज नहीं करना है। 20 से क्या है, 20 से था 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और उसमें 3 वो था LPD, जो लॉ अभी है उसी से सजा मिलेगा। डी LDI, जो एक से अधिक बार सजा नहीं मिल सकता है। आई नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आर्टिकल 22 पढ़ते हैं। इसमें है, इसी में दिया हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।
अगर आप अरेस्ट हो रहे हो या फिर डिटेन हो रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या अधिकार है वो आर्टिकल 22 बताएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या हिरासत डिटेंशन से संरक्षण का अधिकार, उस मामले में अधिकार। आपको हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है कुछ भी, जिसमें आपको दो प्रकार का, ये हिरासत दो प्रकार का होता है। एक तो है प्यूनिटिव डिटेंशन यानी कि दंड विषय, इसको ये कब होता है जब अपराध आप कर लिए और उसके बाद आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। एक है निवारक विषयक, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब अपराध आप करने की आशंका में लेकिन उससे पहले ही आपको पुलिस पकड़ के ले गया तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो प्यूनिटिव डिटेंशन है उसका बात दिया हुआ है आर्टिकल 22(1) और 2 में, जबकि प्रिटेंटिव डिटेंशन है इसका बात दिया हुआ है आर्टिकल 22, 3, 4, 5 में। गलती लिखा है 3, 4, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सब क्लॉज भी याद हो गया। हिरासत भी देख लिए कि दो प्रकार का होता है। अगर आप प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार होइएगा आर्टिकल 22 में, तो आर्टिकल 22(1) और 2 में कौन कौन सा बात लिखा हुआ है, आपको क्या क्या अधिकार होगा। हाँ, प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब जब आप अपराध कर दिए तब आप गिरफ्तार हो रहे हैं तो आपके पास क्या क्या अधिकार होगा। तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। विधिक विषयों पे परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार, मतलब आपको वकील रखने, लीगल एडवाइस लेने का अधिकार होगा। तीसरा, आपको दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में पेश होने का अधिकार है। आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर में यात्रा का समय छोड़ के उसके सामने पेश होने का अधिकार है। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त हिरासत दिए 24 घंटे में रिहा होने का अधिकार, लेकिन 24 घंटे में अगर पेश नहीं कर पा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने तो उसके बाद आपको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार होइएगा तो आपको क्या क्या अधिकार है हमने बता दिया। ठीक है, अपना मनपसंद वकील रखना, कारण जानना, 24 घंटे के अंदर पेश होना। तो कोई यहाँ पे बचवा वो लिखना भूल गया था, अनुच्छेद 22, 3, 4, 5 में ही दिया हुआ है निवारक हिरासत। निवारक हिरासत के अंतर्गत अगर आपकी गिरफ्तारी या हिरासत हुई, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में कौन कौन सा अधिकार मिलेगा ये बोला गया है। तो इसमें बोला गया, एक सेकेंड, तो वही बोल रहे यहाँ पे आ रहे हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको क्या है, आपको अगर कोई पकड़ता है पुलिस 3 माह से उसको अधिक आपको रखना है तो सलाहकार बोर्ड की सलाह पर ही रख सकता है। तो मैक्सिमम याद रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन में कि 3 माह से अधिक किसी को कोई डिटेन प्रिवेंटिव के केस में नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो सलाहकार बोर्ड से सलाह लेना पड़ेगा। जो सलाहकार बोर्ड रहता है इसमें केवल हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं। फिर जो है निवारक हिरासत का आधार बताया जाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध तथ्य को बताया जाना अनिवार्य नहीं है। अगर निवारक हिरासत का आपको लिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो उसको कारण बताया जा सकता है आपको, लेकिन कई बार नहीं बताया जा सकता है अगर वो मामला क्या है, सार्वजनिक हित में हो, इम्पोर्टेंट मामला हो। निवारक हिरासत के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन देने का अवसर दिया जाए, ये भी अधिकार है, अपना प्रतिवेदन दीजिए इसके विरुद्ध। ठीक है, फिर अनुच्छेद 22 में क्या है, ये भी लिखा हुआ है कि संसद जो है कानून बनाकर निवारक हिरासत संबंधी को विनियमित कर सकता है। संसद कानून बना सकता है निवारक हिरासत के संबंध में। ठीक है ना, संविधान द्वारा निवारक हिरासत संबंधी विधायी शक्तियों का संसद और राज्य विधानमंडल के बीच विभाजन। संविधान में ये भी व्यवस्था किया गया है कि निवारक हिरासत के संबंध में जो कानून बनेगा तो इस पे कुछ कानून का अधिकार, कुछ मामलों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है, कुछ मामलों को संसद को भी है, राज्य विधानमंडल को भी है, कुछ संसद को भी है। तो संसद केवल इस मामले में कानून बना सकता है, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और भारत की सुरक्षा। याद रखो, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, भारत की सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और भारत की सिक्योरिटी।
इस मामले में अगर निवारक नियम बनाना है, निवारक डिटेंशन से संबंधित कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो केवल संसद बनाएगा। लेकिन इसके अलावा जितना भी मामला हो गया, जैसे राज्य की सुरक्षा, यहाँ पे राज्य की सुरक्षा है, जबकि यहाँ पे सब लिखा भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था का रख रखाव, सामुदायिक के लिए आवश्यक सेवाएं, आपूर्ति सुनिश्चित करना, तो मतलब जितना भी मामला और हो गया, तो इस पर संसद भी कानून बनाएगा। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित इन सभी मामलों पे संसद भी कानून बनाएगा और राज्य विधानमंडल भी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब आ गए हम लोग आर्टिकल 23 और 24 में, ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, अब 23 और 24 पढ़ रहे हैं। 23 में लिखा है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध। इसमें बहुत सारा शब्द लिखा हुआ है, 23 से थोड़ा विस्तार में है, लेकिन 24 वाला जब याद रखना है, ये स्पेशली बच्चों पर फोकस है कि बच्चों को कारखाना में काम में नहीं लगा सकते, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है, किसी भी काम में नहीं, ठीक है ना। 14 साल से नीचे बच्चों को किसी भी काम में नहीं लगा सकते। और 23 में क्या है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए, इसी के अंदर वेश्यावृत्ति भी शामिल है, दास प्रथा, देवदासी प्रथा शामिल है, बलात्सर्म नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती उससे काम नहीं करा सकते, बाउंडेड लेबर भी इसी सब में शामिल है, फोर्सेड लेबर। तो यहाँ देखो जो आर्टिकल 23 है वो मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल करता है, तो भी है ये आर्टिकल 23, इसमें शामिल करता है कि मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है, तो पुरुष, महिला, बच्चों की खरीद बिक्री मानव का दुर्व्यापार में शामिल है। महिला और बच्चों की अनैतिक दुर्व्यापार, इनका व्यापार अनैतिक तरीके से नहीं होना चाहिए, तो चाहे किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, ये मानव दुर्व्यापार में इसी को शामिल है। फिर देवदासी, दास प्रथा, ये भी सब प्रचलन क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तब क्या है, हम बताए थे कि संसद जो है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कानून बना भी सकता है, तो ऐसा बहुत सारा कानून बनाया है जिससे मानव का दुर्व्यापार क्या हो, रोका जा सके। और उसको फिर से आर्टिकल 23 के संदर्भ में फिर बाउंडेड मजदूरी, इस सब को भी लेकर कानून बनाया है। पहला कानून याद रखना, टीआरई में पूछा भी था इसमें से कि अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, ये कब आया, 1956 में। तो कैसे याद रखेंगे कि 56 छोड़ी अनैतिक बुरा व्यापार करती है, इसे याद रखो। न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, कम से कम इतना तो वेतन मिलना ही चाहिए, 1948 में आया। तो कैसे याद रखेंगे, 48 में मजदूर लोग क्या किया, अड़ गया, 48 से मजदूर लोग क्या किया, अड़ गया कि हमको कम से कम न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर अधिनियम 1970 में, तो 70 में क्या है, ऐसे याद कर सकते हो कि 70वीं बीपीएससी में कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो वो पेपर लीक करवा दिया था। ऐसे समान पारिश्रमिक अधिनियम, एक था न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम मिनिमम, तो 48 से 1948 में ये समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये बीपीएससी में पूछा था। तो ऐसे याद करेंगे, लड़का लड़की को सेम वेतन मिलना चाहिए, तो 76 को सेम वेतन मिलना चाहिए, तो 1976। फिर बंधुआ मजदूरी अधिनियम, बंधुआ मजदूरी अधिनियम ये भी 1976 में आया था। कैसे याद कर सकते हैं कि 76 को बंधुआ मजदूर बना दिए, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे हम लोग, 76 को बंधुआ मजदूर बना दिए, 76 को सेम वेतन मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मिला तो 70वीं बीपीएससी में पेपर लीक हो गया। न्यूनतम वेतन के लिए क्या किए, 48 से अड़ गए, वो 56 छोड़ी क्या करती है, अनैतिक बुरा व्यापार करती है, तो ये सब हो गया। अब अनुच्छेद 24 में आते हैं। तो अनुच्छेद 24 में बोला था कि 14 साल से कम बच्चे की आयु किसी भी रोजगार में क्या है, निषेध है, कारखाना में हो, चाहे खदान में हो, चाहे हजार्स गतिविधि में हो, ठीक है ना, किसी भी काम में वो निषेध है, ठीक है ना। बाल संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 2005 में। कैसे याद करेंगे, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम, तो इसे याद करेंगे तो क्या लिखा हुआ अभी, बाल संरक्षण आयोग अधिनियम ये आया 2005 में। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राज्य आयोग की स्थापना बाल संरक्षण के लिए किया जाए। तो इसे याद करेंगे कि हम लोग बचपन में थे तो बालक क्या करता था, पार्ले जी खाता था 5 वाला, तो बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 1905 में आया। फिर जो यहाँ पर अनुच्छेद 25, अब आते हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, एक सेकेंड, हाँ, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंदर ये लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। 25 में क्या है कि किसी व्यक्ति को अंतःकरण करने, धर्म को अबाध रूप से मानने,
आचरण करने, प्रचार करने, प्रसार करने की स्वतंत्रता आज़ादी होगी। अनुच्छेद 26 में क्या है कि धार्मिक कार्यों के लिए कोई व्यक्ति अपना मैनेजमेंट करने के लिए आज़ाद रहेगा। 27 में क्या है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए मतलब धर्म के उत्थान के लिए सरकार या राज्य क्या है, कोई कर नहीं लगा सकता, ठीक है ना। करों के संदाय से स्वतंत्रता, ठीक है ना, मतलब कर नहीं लगा सकता, ठीक है ना। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 28 है, कर नहीं लगा सकता, ये मत लिखा। फिर अनुच्छेद 28 में इसमें लिखा है कि आपको धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होना है कि नहीं होना है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण चलेगा कि नहीं चलेगा, किस प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, तो ये बात 28 में लिखा है। असम ये जो है ना 26 में मैनेजमेंट करना अपना धार्मिक काम को, तो उसी के अंदर भी आता है संपत्ति अर्जन भी 26 में, ठीक है ना। और आपको याद रखना है कि पूरे आर्टिकल को कैसे याद कर सकते हैं, इस वाले ट्रिक से, DMTE। DMTE, डी से क्या होगा, डी से होगा धर्म को मानने, आचार प्रसार करने, अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। एम से क्या होगा, धार्मिक मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता। टी से क्या होगा, तो टैक्स, जो धर्म की अभिवृद्धि है उसके लिए टैक्स यानी कि कर नहीं लगा सकते। DMT। ई से क्या होगा, तो ई से होगा एजुकेशन, मतलब धार्मिक शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा था। DMTE, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, तो DMTE, ठीक है ना। अनुच्छेद 25 में है, अनुच्छेद 25 को थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, आर्टिकल 25 को, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये तो नागरिक गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। धार्मिक विश्वास ही नहीं, धार्मिक आचरण का भी अधिकार है। तर्कसंगत आधार किस पे, जिसका अनुच्छेद 25 पे आपको रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, रीजनेबल, तो लोक व्यवस्था, नैतिक, स्वास्थ्य, अन्य प्रावधान। और ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली राज्य को अधिकार है कि आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य लौकिक पक्ष का विनियमन कर सके। सही, तो राज्य को ये अधिकार है, राज्य को ये अधिकार है, क्योंकि हमारे भारत में जो हमारा सरकार है वो धर्म से नहीं उतने जुड़ा है, नहीं उतना दूर है। इसका आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य लौकिक पक्ष का क्या कर सके, देखो लौकिक पक्ष का विनियमन कर सके, मतलब कानून बना सके, उसको रेगुलेट कर सकता है। फिर राज्य को अधिकार है कि समाज कल्याण और सुधार या हिंदू धार्मिक संस्थाओं को खोलना। राज्य को ये भी अधिकार है कि वह सामाजिक कल्याण या फिर सुधार या हिंदू धार्मिक संस्थाओं को, ऐसे टाइप की संस्थाओं को क्या कर सकता है, खोल सकता है। तो ये भी अधिकार है राज्य को। तो 25 ये हो गया। तो राज्य को 2 अधिकार है इसमें ये भी, कि एक तो सामाजिक कल्याण या सुधार या हिंदू धर्म संस्थाओं को खोल सकता और विनियमन कर सकता लौकिक पक्ष को धर्म की। अच्छा, ये आर्टिकल 28 को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। आर्टिकल 28 में बताया कि किस प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक शिक्षा पढ़ाने का अधिकार है। तो 4 प्रकार के शिक्षण संस्था दिया हुआ अनुच्छेद 28 में। पहला दिया हुआ ऐसा शिक्षण संस्था जो पूरी तरीके से राज्य द्वारा किया जाता है, जैसे सरकारी स्कूल। तो इसमें आपको राइट टू, मतलब कि शिक्षा अधिकार, मतलब कि ये धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। फिर यहाँ देखो, जिनका प्रशासन, ऐसा स्कूल जिसका प्रशासन राज्य द्वारा हो लेकिन स्थापना किसी ट्रस्ट द्वारा हो, तो इसमें शिक्षा दिया जा सकता है धार्मिक शिक्षा। भले राज्य स्थापना कर रहा, प्रशासन कर रहा, लेकिन भले प्रशासन कर रहा राज्य, लेकिन उसकी स्थापना का ट्रस्ट के द्वारा हुआ हो तो उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, जैसे कि DAV। फिर तीसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान। तो जैसे कि कोई भी स्कूल है वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन राज्य द्वारा स्थापित नहीं है, तो उसमें भी धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। फिर चौथा, ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वो अगर राज्य की वित्तीय सहायता पर भी आधारित है वो, तो वो इसमें भी धार्मिक शिक्षा का अधिकार है। तो केवल कौन सा ऐसा संस्थान है जिसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, तो जो पूरी तरह जिसका रख रखाव क्या किया कर रहा हो, राज कर रहा हो, तो उसमें नहीं, बाकी तीनों में दे सकते हैं। अब आगे लास्ट में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये दोनों अधिकार केवल अल्पसंख्यक को है और ये केवल भारतीयों को भी है, ये भी याद रखना है। 29 में लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपने धर्म, भाषा, लिपि को संरक्षण करने का अधिकार है।
कौन कौन अल्पसंख्यक समुदाय है, तो 6 वो है, आप गूगल पे चेक कीजिएगा। फिर अनुच्छेद 30 में लिखा है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन संबंधी अल्पसंख्यकों का अधिकार। 29 में तो ये लिख दिया कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों को क्या क्या ये अपना संरक्षण करने का अधिकार है। अपना धर्म, जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म, उसका भाषा हो जाएगा उर्दू, लिपि जो भी होगा तो लिपि का उसको संरक्षण करने का अधिकार है। लेकिन 30 में है कि अपने अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं खोलने का भी अधिकार है, तो 30 में वो है। अब क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को क्या है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। इसी में रीट लागू करने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। आर्टिकल 226 के तहत कौन, हाई कोर्ट रीट जारी करता है। रीट को टीआरई में पूछा था किसने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला, तो अंबेडकर जी ने बोला था। 5 प्रकार का रीट होता है। क्या होता है, 5 प्रकार का रीट। पहला रीट है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कॉर्पस भी बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोला जाता है, हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, हेबियस कॉर्पस का मतलब, इसका मतलब होता है शरीर को लेकर आओ, शरीर को लेकर आओ। ये जो रीट है लोक प्राधिकरण या निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी हो सकता है। तो पहला फैक्ट है, यहाँ से अगर पूछेगा क्या कोई कौन सा ऐसा रीट है जो निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भाई ऐसे सोचो, और एक बात याद रखना है कि रीट केवल निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता, तो जारी हो सकता है कि एग्जाम्पल तो देख ही लिए। और दूसरी बात ये याद रखना है, सोचो तुम कि अगर कोई किसी निजी व्यक्ति भी तो किसी को क्या कर सकता है, बंदी बना सकता है। निजी व्यक्ति भी किसी को क्या कर सकता है, बंदी बना सकता है। तो निजी व्यक्ति को बनाए गए बंदी को क्या करना है, निजी व्यक्ति को किसी को बंदी बनाया है तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं कि उसके शरीर को लेकर आओ। फिर मनमानी हिरासत के विरुद्ध या विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपकरण। अगर कोई किसी को मनमानी तरीके से बिना मतलब के हिरासत में ले लिया, जेल में ले लिया, बंदी बना लिया, तो उस समय कोर्ट क्या करेगा, जो रीट जारी करेगा उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो रीट है कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, तो हिरासत कानून सम्मत पे अगर कोई किसी का अवमानना करता है उसमें अगर हिरासत में लिया गया तब भी लागू नहीं होगा। न्यायालय ही ऑर्डर दे रहा है कोर्ट किसको जाओ के हिरासत करो, तो खुद न्यायालय अपने विरुद्ध कैसे रीट जारी करेगा, ये वाला। ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा मामला कि जो न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर का हो, मतलब कि पटना हाई कोर्ट का मामला हो और गुजरात हाई कोर्ट कैसे दे देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी करने का अधिकार, पटना हाई कोर्ट ही देगा ना। तो इन सभी मामलों में रीट जारी नहीं होता है। रीट जारी करने का मतलब क्या है, इसमें किसी आदमी को मनमानी तरीके से हिरासत में ले लिया हो। दूसरा है रीट परमादेश, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैंडमस। परमादेश का अर्थ होता है आदेश देना। इसका मतलब है, इस रीट का मतलब कि हम आदेश देते हैं कि अपना काम पूरा करें। हम आदेश देते हैं कि अपना काम पूरा करें। ये जो रीट है लोक सेवकों को जारी होती है, निजी व्यक्ति को नहीं। कोई निजी व्यक्ति को हम ये आदेश नहीं दे सकता है सरकार न्यायालय कि अपना काम पूरा करो। ये जो सरकारी लोग उन्हीं को दे सकता है आदेश परमादेश के तहत, मैंडमस के तहत, कि अपना कर्तव्य पूरा करो। ठीक है ना। किसके विरुद्ध जारी होता है, और लोक व्यवस्था संस्था के विरुद्ध, कोई कंपनी कॉरपोरेशन के विरुद्ध, कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध भी, जो कनिष्ठ न्यायालय होता है उसके विरुद्ध भी, सरकार को भी ये रीट जारी किया जा सकता है कि सरकार अपना काम या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे।
निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध ये जारी नहीं होता है। विवेकाधीन दायित्वों में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लागू करने को नहीं, विभागीय निर्देशन लागू करने को नहीं, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी नहीं, ऐसे भी कोई रिट जारी नहीं होता है इनके विरुद्ध। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी ये रिट जारी नहीं किया जा सकता है कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश ये काम पूरा करो, अपना काम करो, लेकिन कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध जारी हो सकता है। याद रहेगा? ठीक है। अब तीसरा प्रकार का जो रिट है इसको बोलते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोविजन। क्या है? प्रोविजन। इसका अर्थ होता है रोकने हेतु। इसको इंग्लिश में पढ़े, टू फॉरबिड ज्यूरिडिक्शनल रिट बिफोर द ऑर्डर इज पासेड। मतलब मान लो न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रहा है, न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रहा है और मान लो कि वो क्षेत्र न्यायालय का नहीं है, पटना हाई कोर्ट का, लेकिन वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर आके और वो कार्रवाई चला रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय के विरुद्ध ये प्रोविजन रिट जारी कर देगा, जिससे वह फाइनल डिसीजन आने से पहले वह मामला क्या हो, रुक जाए। तो ये रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? एक तो वरिष्ठ न्यायालय को, कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी हो सकता है। केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी होता है। तो याद रखना, काम करने से किसको रोकते हैं? काम करने से रोक सकते हैं प्रतिषेध के तहत, प्रोविजन के तहत, केवल न्यायालय को। जब उसका प्रतिषेध तभी जारी किया जाता है बीच में रोकने के लिए, या फाइनल डिसीजन ने कोर्ट में नहीं दिया है। किसके विरुद्ध जारी नहीं करते हैं? प्रशासनिक संस्था, विधायी संस्था, निजी व्यक्ति, निजी संस्था। किसी प्रशासनिक संस्था IAS को भी नहीं जारी कर सकते ये वाला, विधायी संस्था को भी नहीं, संसद MLA को, इन लोगों को जारी किया गया था कौन सा वाला, अभी पहले पढ़ाए थे, परमादेश, मैंडेमस, कि अपना काम पूरा करो। तो एक तरीके से जो आपको प्रोविज़न है, प्रतिषेध आगे पढ़ाएंगे फिर, उत्प्रेषण, सेरोटोरारी, तो ये दोनों जो है ज्यूरिडिक्शनल रिट है, मतलब दोनों न्यायालय की कार्रवाई से ही संबंधित है। प्रोविज़न न्यायालय की कार्रवाई को बीच में रोकने के लिए है, ठीक है। फिर चौथा रिट आता है जिसको बोलते हैं उत्प्रेषण, इसके इंग्लिश में होगा सेरोटोरारी। इसको बोलेंगे टू बी सर्टिफाइड टू बी इन्फॉर्म जुरिडिक्शनल रिट आफ्टर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। इसमें क्या है, मान लो कोई न्यायालय, पटना हाई कोर्ट है, वह कोई डिसीजन दे दिया, तो उसके डिसीजन को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा, बीच में रोकने के लिए तब प्रोविज़न किया था, लेकिन उस पूरे डिसीजन को मान लो पूरा दे दिया, तो उसको रोकने के लिए जो रिट जारी करेगा उसी को बोलते हैं उत्प्रेषण या सेरोटोरारी, न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए। सेम यहाँ भी ये है कि ये जुरिडिक्शनल रिट है, ये भी सेरोटोरारी और मैंडम, ये प्रोविज़न किसके विरुद्ध नहीं जारी हो सकता? प्रशासनिक संस्था, विधायी संस्था, निजी व्यक्ति, निजी संस्था। तो ये भी सेम एज क्या है, प्रतिषेध है, और ये दोनों क्या है, ज्यूरिडिक्शनल रिट है, ठीक है। फिर एक है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो रिट। अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो रिट, इसमें ये रिट जारी होता है, इसमें पूछा जाता है कि आपकी नियुक्ति किस आधार पे हुई है। इसमें कोई व्यक्ति अगर असंवैधानिक तरीके से किसी पद को पाता है तो ये रिट जारी करवा के ये बात पूछा जाता है। किसी लोक पद पे किसी व्यक्ति के दावे की वैधानिकता की जांच करने के लिए ये रिट जारी होता है। संविधान या विधि के अंतर्गत स्थापित लोक पद के संदर्भ में ही, ठीक है। इसमें प्रभावित व्यक्ति ही नहीं, सार्वजनिक कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, इस जो मान लो कोई व्यक्ति प्रभावित है उस ऑफिसर से, चाहे कोई भी कर्मचारी से,
तो केवल वो प्रभावित व्यक्ति नहीं, सार्वजनिक कार्य जो भी करता है वो भी ये रिट जारी करवाने के लिए न्यायालय को बोल सकता है। तो क्यों वारंट उनसे पूछता है, क्यों, कैसे आए तुम अपने इस पद पे, क्या अधिकार है, तो ये है। और ये जो है न्यायालय से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होता है। वॉर रिट जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है कौन है, तो अधीनस्थ न्यायालय के कार्य परीक्षा का परीक्षण करती दो प्रकार का रिट है, उत्प्रेषण सेरोटोरारी, एक प्रतिषेध। बीच में काम रोक दे तो मैंडमस, प्रतिषेध फाइनल डिसीजन को पलट दे तो उत्प्रेषण सेरोटोरारी, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो आपको मौलिक अधिकार समाप्त। अब जो SCRT का जो फैक्ट्स है उसको याद करते हैं। भागलपुर की जेल में कैदियों की आंख फोड़ दी गई। अमेरिकी फ़ौजों ने इराक में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर अनेक अत्याचार किए। 11 सितंबर 2001 के बाद आतंकवाद के विरोधी के नाम पर अमेरिका निर्देशों को भी निशाना बनाता रहा। म्यांमार में देश की सरकार ने आंग सू की वर्षों तक उनके ही घर में नज़रबंद रखा। इराक में, यूगोस्लाविया में, भारत में और विश्व के कई देशों में जातीय नरसंहार पे आम लोगों का भीषण कष्ट झेलना पड़ा। तो यहाँ पे सवाल पूछेगा कि अमेरिकी फ़ौजों ने इराक में लोकतंत्र की बहाली के नाम पे क्या किया था, बहुत सारा आतंकवाद विरोधी काम किया था, ठीक है। आतंकवाद विरोधी के नाम पे बहुत सारा अत्याचार किया था। अमेरिकी फ़ौज इराक में लोकतंत्र बहाली के नाम पे बहुत सारा गलत काम किया। और इराक में, यूगोस्लाविया में, भारत में क्या हुआ था, जातीय नरसंहार। ये फैक्ट हो गया। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि विश्व में परिप्रेक्ष्य में बोले तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग किसके दौरान किया गया, तो विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार का प्रयोग 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय किया गया, याद रहेगा। और फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए संविधान में नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार को शामिल किया, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर अमेरिका का कंडीशन है, अमेरिका ने संविधान जैसे ही उसका लागू हुआ तो 2 साल के अंदर ही 10 संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को संविधान में शामिल किया। तो यहाँ पे 2 सवाल, सबसे पहले मौलिक अधिकार का प्रयोग कौन किया था, अमेरिकी क्रांति के समय नहीं, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय। और अमेरिका जो है अपने संविधान में 2 साल के अंदर 10 बार संशोधन किया था, ये भी याद रहेगा। और यहाँ पे देखो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948, मतलब ये पैराग्राफ दिया है, इसका मतलब सवाल यहाँ से आएगा। फिर ये देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही मौलिक अधिकारों पर सवाल उठाया था, यही उठाए थे सवाल सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग भी की थी, चाहे 1918 का बम्बई अधिवेशन हो या 1933 का कराची अधिवेशन में। नेहरू समिति ने 1928 में तथा सप्रू समिति ने 1945 में मौलिक अधिकारों की मामला को जोर शोर से उठाया, लेकिन भारतीयों को उस समय मौलिक अधिकार नहीं दिया गया, आज़ादी के बाद दिया गया। तो सबसे पहला आवाज़ कौन उठाया था भारत में, पूरे विश्व में फ्रांसीसी क्रांति है, भारत में तिलक जी, ये नाम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 1918 का बम्बई अधिवेशन हो, चाहे 1933 का कराची अधिवेशन, चाहे 1928 का नेहरू समिति का रिपोर्ट हो या 1945 का सप्रू समिति, इन सभी में मौलिक अधिकार की मांग को उठाया गया। फिर ये भी देखिए SCRT का दिया हुआ 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि
कि संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी कारण सदन की कार्रवाई को सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। मतलब अगर कोई आदमी जो है संसद की कार्रवाई का सच्चा प्रकाशन करता है तो उसके खिलाफ संसद या राज्य विधानमंडल कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो याद रखेंगे। लेकिन संसद को भी विशेषाधिकार ये भी मिला है कि अपने कार्रवाई को प्रकाशित होने दे चाहे नहीं दे, वो अलग बात है। लेकिन कार्रवाई अगर सच्चा कर रहा है तो इसके विरुद्ध कार्रवाई गलत तरीके से नहीं हो सकती। ये है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मोरारजी देसाई ने व्यवस्था किया था और मोरारजी देसाई ने हुआ था। और जो है SCRT में जो कि यहाँ पे दिया हुआ है पोटा एक्ट आया था। तो पोटा एक्ट में कब आया था? तो पोटा एक्ट जो है अध्यादेश के माध्यम से आया 2002 में। ज्वाइंट सिटिंग हुआ था। ये लास्ट ज्वाइंट सिटिंग यही तो आतंकवाद निवारक अधिनियम में हुआ था, याद है ना? तो कब हुआ था? 2002 में। यह डेट पूछ सकता है। और उस समय सरकार किसकी थी? तो UPA। तो पोटा आया था UPA के समय। भाई ये पोटा आया था 2002 में। UPA का जो सरकार है ये पोटा को क्या किया था? समाप्त। तो पोटा को कौन समाप्त किया? UPA की सरकार। ऐसे याद रखेंगे।